हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए हम कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उसकी एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। उसी श्रृंखला का पहला भाग आज लेकर आए हैं हम ओल्ड क्वेश्चन श्रृंखला, जिसमें हम कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए हैं अपने राजस्थान बोर्ड, राजस्थान के RSSMB बोर्ड या RPSC, इसके अलावा SSC और रेलवे में जितने भी अपने पास क्वेश्चन आए हैं, चाहे BCI, SCI, वीडियो, पटवारी जो भी है, उस सभी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं उसको अपन लेकर यहाँ आए हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन बात करते हैं मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता। यहाँ क्षमता की बात स्पीड से है, स्पीड के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन हम बात करें सीपीयू के अंदर भी दो और मेमोरी होती है, एक होती है रजिस्टर मेमोरी और एक होती है कैश मेमोरी। दोस्तों, रजिस्टर मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के अंदर ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पे होती है और कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर L1 और L2 के रूप में होती है। अब इन चारों मेमोरीज में हम बात करें कि किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहली बात करें तो ALU में जो पाई जाती है वो होती है रजिस्टर मेमोरी। दोस्तों, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, सबसे ज्यादा तेज रजिस्टर मेमोरी की होती है, पर इसकी क्षमता सबसे कम होती है, कैपेसिटी सबसे कम होती है। और हम यहाँ क्वेश्चन का स्पीड की बात करें, यहाँ क्षमता नहीं आएगा, क्वेश्चन स्पीड लिखा हुआ आना चाहिए। कैपेसिटी की बात करें तो अब देखते हैं, पहला है रजिस्टर। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है कार्य करने की, लेकिन इसमें डाटा जो है कम से कम आता है। फिर कैश मेमोरी, इसकी स्पीड रजिस्टर से कम होती है लेकिन डाटा इसमें रजिस्टर से ज्यादा आ सकता है। थर्ड है प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम, उसकी स्पीड कैश से और रजिस्टर से कम होती है लेकिन डाटा कैश और रजिस्टर से ज्यादा आता है। और हार्ड डिस्क, इसकी स्पीड सबसे कम होती है लेकिन इसमें डाटा सबसे कम आता है। तो आंसर जो है स्पीड के मामले में देखेंगे तो रजिस्टर, केस, रैम और हार्ड डिस्क। दोस्तों, इसको डिफाइन करते हैं तो सीपीयू रजिस्टर जो होती है उसकी स्पीड सबसे तेज होती है। फिर कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी के अंदर रैम, स्टैटिक रैम भी बोल सकते हैं जिसको, स्टैटिक रैम एस रैम भी बोल सकते हैं। उसके बाद में है मेन मेमोरी जिसको डायनेमिक रैम बोलेंगे। फिर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये तीनों ही हार्ड डिस्क का रूप है। इन तीनों में भी अगर बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क की जो स्पीड होती है वो ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप से ज्यादा होती है। ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस होता है जो दोस्तों CD, DVD और ब्लेड डिस्क आती है गोल सर्किल में, वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जब हम पेपर देके आते हैं तो हमारे पास वहां पे हमें आंसर लिखने के लिए एक OMR शीट मिलती है और उसी को यहाँ पे चेक करना है, स्कैन करना है कंप्यूटर के द्वारा। तो ये इनपुट डिवाइस होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अपन बात करें ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो इसको आप फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, और इसको हम एक नाम और बोल सकते हैं ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम ही आते हैं आजकल जिसमें आइकन्स और इमेज के द्वारा कार्य किए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना था उसमें कमांड आधारित कार्य होते थे, कमांड देने होते थे। तो वो आंसर ऑप्शन अपने पास लिनक्स मिंट, एंड्रॉइड, MS DOS और MS विंडो। तो दोस्तों इसका आंसर है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, GUI का पूर्ण रूप बताइए, यानी पूछा गया है GUI का पूरा नाम। तो दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। दोस्तों, जैसे ही हम विंडो को लोड करते हैं, लोड होने के बाद स्क्रीन अपने सामने आती है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? अपने पास 4 ऑप्शन है और इनमें से पूछा है कि इनमें से ब्राउजर कौन सा नहीं है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज 2008 विंडो और 10 के साथ में आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बनाया हुआ ब्राउजर ही है। टिंडर एक एप्लीकेशन है जो ये ब्राउजर नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी माइक्रोसॉफ्ट का ही 1995 विंडो के साथ आया हुआ एक ब्राउजर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? टिंडर। नेक्स्ट है, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी हम अगर इंटरनेट चला रहे हैं उसको पूरी स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो आंसर है दोस्तों F11। किसका करेंगे? F11 का। दोस्तों इसमें F11 के बारे में पढ़ते हैं। तो F11 कुंजी का उपयोग मुख्य रूप से वेब ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में जाने या उससे बाहर निकलने के लिए किया जाता है। यह एक फंक्शन कुंजी है जो कीबोर्ड के ऊपरी भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों गूगल क्रोम एक इंटरनेट ब्राउजर है जिसमें अगर हमें सर्च करना है और वो भी इस प्रकार के किसी को पता नहीं लगे तो हम इसका उपयोग करते हैं न्यू इनकॉग्निटो विंडोज। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच यानी जल्दी से हमें किसी वेबसाइट पे पहुंचना है या वेब पेज पे पहुंचना है को सहेजने की एक विधि कौन सी है? तो दोस्तों अगर हम गूगल क्रोम की बात करेंगे, उसमें किसी वेबसाइट को पहले खोल रखा है, उसका वेब पेज हम तुरंत वही पेज चाहते हैं कि ओपन हो, अपन उसको क्लिक करके वो डायरेक्ट पेज आ जाए, तो उसका आंसर आएगा बुक मार्क। और आंसर क्या आ जाएगा? बुक मार्क। नेक्स्ट है GUI। यहाँ GUI नहीं है दोस्तों, लिखा हुआ है SMPS। SMPS का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे GUI ना लिखकर क्या आएगा? SMPS का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका आंसर आता है दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS क्या करती है दोस्तों? अपने CPU में एक लगा हुआ सिस्टम होता है जो पावर सप्लाई करने का कार्य करता है और उसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने दोस्तों अपने पास, बाइट्स में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है यानी किसके इक्विवेलेंट है? तो बात करेंगे यहाँ पे MB। दोस्तों MB क्या होती है? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इनकी, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है उसकी सबसे छोटी बिट जो मेमोरी को मापने की इकाई होती है बिट, बाइनरी यूनिट बिट होती है। उसको अगर 4 बिट की एक जगह कर दिया जाए तो उसको कहते हैं अपन एक निब्बल। क्या कहते हैं? एक निब्बल। और 8 बिट एक साथ होते हैं, इसको बोलेंगे 2 निब्बल या 1 बाइट। अगर हम ऐसे ही 1024 बाइट को एक साथ करेंगे तो उसको बोलेंगे 1 किलो बाइट। और 1024 किलो बाइट्स को अपन एक जगह करेंगे तो उसको बोलेंगे 1 मेगा बाइट। और 1024 मेगाबाइट को अपन एक जगह करेंगे 1024 मेगाबाइट को अपन एक जगह करेंगे तो वो बनेगा 1 GB यानी डेटा गीगाबाइट। उसके बाद में बनेगा 1024 गीगाबाइट को एक जगह करेंगे तो दोस्तों बनेगा अपने पास 1 टेराबाइट। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि 1 MB के लिए 1000 किलोबाइट चाहिए और 1 किलोबाइट के लिए भी 1000 की बाइट चाहिए। तो बाइट में कन्वर्ट करना है MB को, तो हमारे पास 1000 इंटू 1000 तो आ गया। और 1 MB की बात करें, लेकिन यहाँ पे 2 MB की बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट। नेक्स्ट है CPU का वह भाग जो लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों CPU के 3 भाग होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट जो विभिन्न प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करता है और जो प्रोसेस कार्य करवाना है उसको कंट्रोल करना है। दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU जो गणितीय और तार्किक क्रियाएं करवाने का कार्य करता है। तीसरी होती है मेमोरी जो डाटा को संग्रहित करने का कार्य करती है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए, तो आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं दोस्तों? वे डिवाइस जिनके द्वारा हम परिणाम प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर पे किसी भी इनपुट पे प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आता है उसको प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अब आउटपुट डिवाइस दो प्रकार से हमें डाटा देता है, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में, एक हार्ड कॉपी के रूप में। तो हम बात करें इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर ये एक इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर इसको हम सॉफ्ट परिणाम प्राप्त करते हैं, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है और वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा है? अब मेमोरी के आकार की बात करते हैं। वहां हमने क्षमता की बात की थी, स्पीड की बात की थी, यहां हम बात करेंगे मेमोरी के आकार की। तो दोस्तों उसका अपोजिट हो जाएगा। हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा डाटा को स्टोर करती है और सबसे कम डाटा को स्टोर करती है, वो है रजिस्टर। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? हार्ड डिस्क। मतलब इसकी बात करेंगे तो सीपीयू रजिस्टर जो है सबसे कम डाटा लेता है, फिर केस मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी जो होती है वो कम ले उसके बाद लेती है, और मेन मेमोरी, और सबसे ज्यादा डाटा जो लेती है वो होती है हार्ड डिस्क। और अगर स्पीड की बात करेंगे तो सबसे तेज कौन होगा? रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज सहेजने के लिए किया जाता है। दोस्तों हमें सिस्टम में अगर किसी डिवाइस में रिकॉर्ड करना है, आवाज को, वॉइस को रिकॉर्ड करना है, तो हम माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है दोस्तों? हमें किसी भी चीज पर ले जाकर पॉइंट करके उसको क्लिक किया जाता है, तो उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, और डिजिटाइजिंग टैबलेट भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके साथ माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? स्कैनर। स्कैनर केवल स्कैन करने का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाली एक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? दोस्तों विभिन्न कलर यानी अलग अलग कलर की रेखाएं उत्पन्न करने वाला जो आउटपुट डिवाइस है वो होता है प्लॉटर। प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। इसमें एक ही कलर होता है, लेकिन अलग अलग कलर की बात करेंगे तो प्लॉटर। नेक्स्ट है, प्रिंटर का रेजुलेशन का मापन किसमें किया जाता है? हम अगर प्रिंटर हो या स्क्रीन हो, उस स्क्रीन की एचडी की बात करेंगे, हार्ड विजुअलाइजेशन की बात करेंगे, तो दोस्तों हम बात करेंगे डॉट्स पर इंच। एक इंच में कितने डॉट्स की संख्या है वो ही उसका रेजुलेशन होता है। जितना एचडी स्क्रीन होती है उसका रेजुलेशन ज्यादा होता है, यानी एक इंच के अंदर डॉट्स की संख्या ज्यादा होती है, और इन्हीं डॉट्स को अपन कहते हैं पिक्सल्स। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों मैंने कहा कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर आ जाता है, प्रोजेक्टर आ जाता है, और वीडियो आ जाता है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल आ जाता है। लेकिन बात करेंगे हार्ड कॉपी की तो प्रिंटर इसका आंसर है, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है या कौन सा है? तो दोस्तों हम अगर हार्ड कॉपी में करेंगे तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं? जो इम्पैक्ट हेड होता है, प्रिंटर का हेड होता है, वो कागज से अगर टच होता है तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और अगर कागज से प्रिंटर हेड टच नहीं होता है तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो हम यहाँ ऑप्शन में बात करते हैं तो थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो दोस्तों बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेजीवेल प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, और चेन प्रिंटर होते हैं। ये चार प्रकार के प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट में है। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्सेल्स की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे क्या कहते हैं? तो हमने अभी कहा दोस्तों कि रिजोल्यूशन जो होता है वो पिक्सल की संख्या ही होती है। डॉट पर इंच में जितने डॉट्स आएंगे उन डॉट्स को पिक्सल कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है, उपयोगिता और
उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना यानी प्रोसेसिंग करना ऑपरेटिंग सिस्टम के किस मैनेजमेंट का प्रबंधन का कार्य है? तो दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट केवल मेमोरी को करना होता है कि किस डाटा को कितना मेमोरी देना है, किस फाइल को कितनी देनी है और कहाँ स्टोर करना है। फाइल मैनेजमेंट केवल फाइल को देती है, बल्कि आंसर जो है वो आएगा प्रोसेस मैनेजमेंट। दोस्तों प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है? उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? दोस्तों मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कार्य करता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करना या प्रोटेक्शन फ्रॉम मालवेयर अपन इसको बोलेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नेटवर्क मैनेजमेंट। दोस्तों नेटवर्क मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? BIOS बायोस, macOS ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बायोस। इसका फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और दोस्तों ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जैसे हम कंप्यूटर को रन करते हैं उस समय लोड करता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम में। नेक्स्ट है, विंडो 95 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? देखिए दोस्तों अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें अगर विंडो 95 की बात करें तो वह है सिंगल यूजर, यानी एक समय में एक ही यूजर इस पे कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में परिवर्तित पूर्ववर्त अंडू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर हमने कोई काम कर दिया है और हमें उसको पुनः अपनी स्थिति में लाना होता है तो उसको बोलते हैं अंडू, और MS वर्ड में इसका प्रयोग करते हैं शॉर्टकट की Ctrl+Z। दोस्तों Ctrl+N होता है न्यू विंडो खोलने के लिए, Ctrl+H जो अपने पास है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। नेक्स्ट है Ctrl+Y, ये रीडू के लिए होता है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? दोस्तों अपन एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट्स का उपयोग कर सकते हैं। बार चार्ट है, बबल चार्ट है, पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई चार्ट। हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, गोल सा सर्किल होता है जो 100% को लेता है या 360 डिग्री के रूप में दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से अलग यानी भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड MS एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बैंडेज रो क्या करता है? काम यही करता है, लेकिन कॉलम पे नहीं, रोज पे करता है। फर्स्ट कॉलम हमें दिखानी होती है तो बाकी ऐसे हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बैंडेड कॉलम। दोस्तों बैंडेड कॉलम क्या करता है? सम और विषम कॉलम्स को अलग अलग फॉर्मेट में शो करता है। नेक्स्ट है, MS वर्ड में F11 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? जैसे फंकी F12 पर दबाएंगे हम तो कौन सा बॉक्स खुलेगा? दोस्तों सेव एज बॉक्स। सेव एज क्या होता है दोस्तों? पहले से हमारी कोई फाइल या सेव है किसी फोल्डर में और हमें उसको दोबारा दूसरे नाम से अलग जगह सेव करना है या उसी जगह सेव करना है, लेकिन नाम चेंज करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। और ये F12 फंक्शन की दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है, पैराग्राफ के प्रारंभ में कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में किसका प्रयोग करते हैं, यानी कहां कैसे हमें कैपिटल लेटर बनेगा? सबसे पहला अक्षर, जिसे पैराग्राफ का P अक्षर बड़ा हो और बाकी सारे छोटे हो, तो हम इसका प्रयोग करते हैं ड्रॉप कैप का। दोस्तों ड्रॉप कैप क्या होती है? पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी इसके सारे अक्षर छोटे होते हैं। पहले अक्षर का जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो 3 लाइन तक होता है और बाकी जो अपन इसको 10 लाइन तक बढ़ा सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? इंसर्ट टैब में जाएंगे और वहां ड्रॉप कैप ऑप्शन होगा, वो इसका आंसर यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है और हमें अब नेक्स्ट पार्ट में अगले 30 क्वेश्चन लेकर फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, जिससे आपको जल्दी से जल्दी जैसे ही हमारा नया वीडियो आए आपके पास अवेलेबल हो जाए। दोस्तों शेयर उन साथियों के साथ भी कीजिए जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कंप्यूटर ज्ञान का उनको लाभ हो सके। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।